Hamburn law. So in today's chapter we'll cover share capital and debentures chapter 4. तो शेयर कैपिटल कितने टाइप के होते हैं? मेनली जो है 5 टाइप के होते हैं. फर्स्ट है ऑथराइज्ड कैपिटल. तो जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मीनिंग होता है कि जो कंपनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल शेयर्स रेज कर सकती है फॉर जनरल पब्लिक. तो ये ऑलरेडी आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रिटन होता है. सेक्शन 2(8) ऑफ कंपनीज एक्ट में इसकी डेफिनेशन है. देन सेकंड होता है इशूड कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल. तो ये इसकी डेफिनेशन सेक्शन 250 में दी हुई है, 2 क्लॉज 50. इसका मतलब क्या होता है कि जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है उसमें से कितना शेयर्स इशू किए हैं फॉर सब्सक्रिप्शन, तो वो होता है इशूड शेयर कैपिटल. देन आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. कितने शेयर्स सब्सक्राइब हुए हैं बाय जनरल पब्लिक, इसकी डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब क्लॉज 86. एक होता है कॉल्ड अप कैपिटल जिसकी डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 15 में. कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है कि मान लो 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है. अब 7 रुपए उन्होंने कॉल्ड अप कर लिए सब्सक्राइबर से कि 7 रुपए आप पे करिए, और उस वो जो 7 रुपए होंगे ना वो कॉल्ड अप कैपिटल होगा. जो 3 रुपए बचेगा ना वो होगा अनकॉल्ड अप. फिर उसके बाद आता है पेड अप कैपिटल. पेड अप कैपिटल की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 64 में दी हुई है. पेड अप कैपिटल होता है कि एग्रीगेट अमाउंट जो रिसीव हुआ है एज शेयर्स पे, जो शेयर्स इशू किए थे उन पे कितना मनी रिसीव हुआ है, तो वो होता है पेड अप. तो ये हो गया शेयर कैपिटल के टाइप्स. अब शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं ये सेक्शन 43 में दिया है. इक्विटी शेयर होता है और एक प्रेफरेंस शेयर होता है. अगर किसी ने कंपनी की इक्विटी शेयर लिए हुए हैं मतलब वो कंपनी का ओनर है, अगर यहाँ पर कंपनी को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो प्रॉफिट अपने शेयर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट गेन करेगा. और अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो ये लॉस का भी साथ ही होता है, लॉस में भी इसका पार्ट आएगा, इसको भी लॉस सफ़र करना पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर को. पर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर में क्या होता है, इसको लॉसेस इसको भी सफ़र करने पड़ सकते हैं अगर कंपनी बिल्कुल ही लॉस में चली जाए. बट ये इक्विटी जैसे रिस्की नहीं होते हैं. अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो वो कुछ पार्ट डिविडेंड का प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए ऑलरेडी रखती है, या फिर कुछ एक फिक्स परसेंटेज होता है उनका कि उन्हें इतना फिक्स परसेंटेज डिविडेंड के रूप में जाएगा. तो इनको एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी असेट्स बेच के भी इनको सेट ऑफ करते हैं. पहले प्रेफरेंस इन्हें ही दी जाती है, इसलिए इन्हें प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं, क्योंकि डिविडेंड में भी इन्हें प्रेफरेंस दी जाती है. पहले जो भी प्रॉफिट अर्न होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जाता है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिवाइड होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी की ओनरशिप का पार्ट होते हैं. बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उनको डिविडेंड में भी जाता है. देन उनको कंपनी के वाइंडिंग अप में लिक्विडेशन में भी फर्स्ट जिन्हें सेट ऑफ करते हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ही होते हैं. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है. जो भी रेजोल्यूशन पास होगा उन सब में वोटिंग राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास रहेगा. जितना डिविडेंड होता है डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सेट ऑफ करके किस में बढ़ जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स में बढ़ जाता है. और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है, बट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी वो उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है, उनका पहले शेयर उनका पहले सेट ऑफ किया जाता है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स कभी कभी होते हैं, हर रेजोल्यूशन में नहीं होते हैं. जो भी रेजोल्यूशन पास होता है उसमें इक्विटी शेयर होल्डर का वोटिंग राइट रहेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का एट सम टाइम्स रहेगा. उसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं कि कब कब उसका वोटिंग राइट रहेगा,
वो आगे आने वाले सेक्शंस में देखते हैं। देन अब एक्सप्लेनेशन में इनकी डेफिनेशन दी हुई है। इक्विटी शेयर होल्डर की डेफिनेशन क्या है कि जो शेयर होल्डर जो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है वो इक्विटी शेयर कैपिटल है, ऐसा दिया हुआ है। एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कि कुछ शेयर कैपिटल्स को प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कोई एक फिक्स्ड अमाउंट या कैलकुलेटिव फिक्स रेट उन पे फिक्स की जाती है। जो भी इसको खरीदता है प्रेफरेंस शेयर्स को, उनको क्या मिलता है? एक फिक्स अमाउंट मिलता है, या तो फिक्स रेट हो जाता है कि 12% से आपको डिविडेंड मिलेगा, ऐसा। और किस चीज़ में इनको प्रेफरेंस मिलता है? एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, जब वाइंडिंग अप पूरी होती है कंपनी का, तब भी इनको प्रेफरेंस दिया जाता है, जो कि मेमोरेंडम ऑफ या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, मेंशन रहता है। अब सेक्शन 44 क्या बोल रहा है कि शेयर्स और डिबेंचर्स जो होते हैं उनका नेचर क्या होता है? वो एक प्रॉपर्टी होते हैं, एक असेट होते हैं, इनटैंजिबल असेट होते हैं क्योंकि वो डीमैट फॉर्म में होते हैं। तो इट्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी because it is transferable. Then वोटिंग राइट्स क्या होंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स के? जितना उनका प्रोपोर्शन है, जितना उनका पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल में जितना उनका शेयर्स का प्रोपोर्शन है, उसके हिसाब से उनकी वोटिंग राइट्स होंगे। और उनके हर रेजोल्यूशन में, जो भी रेजोल्यूशन पास हो रहा है कंपनी में, उसमें उनका वोटिंग राइट रहेगा। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कब कब राइट रहेगा? वोटिंग राइट उनका तभी रहेगा जब कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ है विच विल अफेक्ट राइट्स अटैच टू प्रेफरेंस शेयर्स। अगर प्रेफरेंस शेयर्स के राइट को कुछ अफेक्ट हो रहा है और उस पर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है, तब उनका वोटिंग राइट रहेगा। या फिर वाइंडिंग अप का कोई रेजोल्यूशन है, तब उनका वो वोटिंग राइट रहेगा। या फिर रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ इक्विटी है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो तब उनका वोटिंग राइट रहेगा। और उनका वोटिंग राइट भी जितना उनका पेड अप शेयर कैपिटल है उतना ही प्रोपोर्शन में रहेगा। और अगर कंपनी ने उनका डिविडेंड 2 साल या उससे ज़्यादा हो गया है और पे नहीं किया है, तो उनका जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स का रहता है हर रेजोल्यूशन में वोटिंग राइट, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रह जाएगा वोटिंग राइट, राइट टू वोट ऑन ऑल द रेजोल्यूशन प्लेस बिफोर द कंपनी। अब कमिंग ऑन टू सेक्शन 54, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी। तो स्वेट इक्विटी कंपनी के डायरेक्टर्स या फिर परमानेंट एम्प्लॉयज़ को इशू होती है। डायरेक्टर्स या परमानेंट एम्प्लॉयज़। तो अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी, राइट शेयर्स अंडर सेक्शन 62। तो राइट शेयर्स अपन ने देखा था कि ये इशू होते हैं डिस्काउंट पे, बट वो किसको इशू होते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू होते हैं। पर स्वेट इक्विटी उससे बहुत डिफरेंट होता है, कंफ्यूज मत होना, राइट शेयर से बहुत डिफरेंट होता है। ये इशू होता है डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज़ को। तो ये एट अ डिस्काउंटेड रेट इशू होता है डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज़ को। उनको कुछ इन प्लेस ऑफ कैश रिवॉर्ड उनको स्वेट इक्विटी देके रिवॉर्ड दिया जाता है, ऐसे इशू होता है। और ये इशू करने के लिए, स्वेट इक्विटी इशू करने के लिए क्या करना चाहिए? ये कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे जो ऑथराइज करेगा टू इशू स्वेट इक्विटी। और ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन है इसकी वैलिडिटी होती है 12 मंथ्स तक की। और इसमें स्पेसिफाई करना पड़ता है, इसमें क्या क्या चीज़ें स्पेसिफाई होती है? नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन, क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज़, किन किन एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, कौन कौन डायरेक्टर्स को दे रहे हैं, और तभी ये इशू हो सकता है। ये सारी कंडीशंस फुलफिल होगी।
अगर कंपनी के इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है मार्केट में, तब स्वेट इक्विटी को भी कौन रेगुलेट करे? इट वुड बी इन अकॉर्डेंस विद सेबी के जो भी कंप्लायंस है उसके अकॉर्डिंग ही इशू होगी। अब स्वेट इक्विटी पे कितने तक की लिमिट होती है? 15% तक की लिमिट होती है। 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल से ज़्यादा नहीं कर सकते, या फिर 5 करोड़, जो ज़्यादा है विच एवर इज़ हायर, या तो 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल या 5 करोड़। इससे ज़्यादा स्वेट इक्विटी इशू नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा वैल्यू की इशू नहीं हो सकती है। या फिर मैक्सिमम ऑफ 25% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल जो भी है उसका 25%। और अगर स्टार्टअप है तो 50% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ स्टार्टअप, 10 साल तक, अप टू 10 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये हो गया एक स्वेट इक्विटी की बात। अब एक और चीज़ है, इसका लॉक इन पीरियड रहता है 3 साल तक। 3 साल तक कोई भी इसको सेल ऑफ नहीं कर सकता अगर किसी को स्वेट इक्विटी दिया है तो। और इसकी वैल्यू डिटरमाइन कौन करेगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर रखेंगे कंपनी, वो डिटरमाइन करेगा। अब सेक्शन 55 में बस इतना याद रखो कि जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है ना, वो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं इशू कर सकती है, वो रिडीमेबल ही करेगी। और वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कितने होंगे? 20 साल तक के लिए। अब उसका रिडीमेबल पीरियड क्या होगा? विद इन 20 years ही होगा। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो अप टू 30 years भी हो सकता है। बाकी और कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब सेक्शन 61 पे आते हैं सीधा। पावर ऑफ लिमिटेड कंपनी टू ऑल्टर इट्स शेयर कैपिटल। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? लिमिटेड कंपनी की बात हो रही है, विच इज़ पब्लिक लिमिटेड। तो क्या वो अपने शेयर कैपिटल, ऑब्वियसली शेयर कैपिटल पब्लिक लिमिटेड ही ऑफर कर सकती है, तो शेयर कैपिटल क्या वो ऑल्टर कर सकती है क्या? तो हाँ, अगर उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है तो वो अपने शेयर कैपिटल ऑल्टर कर सकती है मेमोरेंडम में, इन जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। और वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके क्या कर सकती है? इंक्रीज कर सकती है ऑथराइज शेयर कैपिटल को किसी भी अमाउंट से, कंसोलिडेट कर सकती है शेयर कैपिटल को इनटू लार्जर अमाउंट, या फिर डिवाइड कर सकती है शेयर कैपिटल को कम अमाउंट में। अब ये कंसोलिडेशन और डिवीजन अगर वोटिंग परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर्स को चेंज कर रहा है तो ट्रिब्यूनल के अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता है। और क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट एनी ऑफ इट्स फुली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक। जो फुली पेड अप शेयर्स हैं उनको स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है, रिकन्वर्ट स्टॉक को रिकन्वर्ट कर सकती है फुली पेड अप शेयर्स में, सब डिवाइड कर सकती है शेयर्स को इनटू स्मॉलर अमाउंट्स, कैंसिल कर सकती है शेयर को। आप अगर किसी शेयर को कैंसिल कर रही है उसका ये मतलब नहीं कि शेयर कैपिटल में रिडक्शन हुआ है। अब 62 राइट शेयर्स की बात करता है, जो कि ऑफर करते हैं किनको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एट डिस्काउंटेड रेट्स। अब कोई कंपनी है, उसको अगर अपने शेयर कैपिटल इंक्रीज करना है तो वो कैसे इंक्रीज कर सकती है? फर्दर शेयर्स इशू करके कर सकती है। तो वो किसको करेगी? टू पर्सन जो कि ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको देगी। और जो वो ऑफर करेगी उस नोटिस में क्या क्या चीज़ें होंगी? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, कि कितने शेयर्स किसको ऑफर हो रहे हैं, देन कितना टाइम, विद इन 15 days, मतलब 15 दिन से ज़्यादा उनको टाइम मिलता है। इट शुड नॉट बी लेस देन 50 days एंड इट शुड नॉट एक्सीड 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर। तो 15 से 30 दिन तक के दौरान उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वो ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि डिक्लाइन कर रहे हैं।
तो जनरल पब्लिक को ऑफर करने के 3 दिन पहले ये शेयर्स ऑफर होते हैं किसको? इक्विटी, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब ये जो ऑफर कंपनी करती है तो इसमें राइट टू रिनंसिएशन इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। अब राइट टू रिनंसिएशन क्या होता है कि कोई भी पर्सन को अगर वो राइट शेयर्स नहीं चाहिए तो वो ये राइट किसी और को सेल कर सकते हैं। ये होता है राइट टू रिनंसिएशन, कि किसी और को दे रहे हैं वो और वो परचेज कर सकते हैं। अब आते हैं इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो 63 क्या बोलता है? सेक्शन 63 बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एंड इट इज इशूड फॉर इट्स मेंबर्स ओनली। इट इज इशूड फॉर इट्स मेंबर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जो कंपनी के फ्री रिजर्व्स होते हैं उसमें से इशू होता है, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से इशू होता है, या फिर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट से इशू होता है। अब बोनस शेयर के कंडीशंस होते हैं कि कब कब बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। तो अगर इट इज़ नॉट ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो इशू नहीं हो सकता है इन एनी कंडीशन, क्योंकि ये कंपनी के प्रॉफिट एंड रिजर्व्स में से इशू हो रहा है तो इट शुड बी मेंशन्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और ये जनरल मीटिंग में ऑथराइज किया गया है बाय मेंबर्स ऑफ द कंपनी, तभी ये इशू होगा। एंड अगर कंपनी ने कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है फॉर द इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, या कुछ भी ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का इंटरेस्ट पे नहीं किया है या डिबेंचर्स का नहीं किया है, फिक्स डिपॉजिट्स जो भी कंपनी की लाइबिलिटीज़ हैं वो पे ऑफ नहीं किए, तब ये इशू नहीं होगा। क्योंकि प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स पहले कहाँ जाते हैं? पहले जो भी डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, जो कंपनी की लाइबिलिटीज़ होती है उनको सेट ऑफ करने के लिए होता है। तो अगर वो सेट ऑफ नहीं हुई हैं तो फिर तब उस केस में इशू नहीं हो सकता है। या फिर कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज़ हैं एम्प्लॉयज़ के, जैसे पीएफ हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, बोनस हो गया, वो नहीं दिया है तो फिर पहले वो ये सब प्रायोरिटीज़ पहले देनी पड़ेंगी, पहले फुलफिल करनी पड़ेगी कंपनी को। उसके बाद ही अगर रिजर्व्स बचते हैं तब बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते हैं अगर कोई भी रिजर्व्स क्रिएट हुए हैं फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, तो उसके लिए जो रिजर्व क्रिएट हुए हैं उसमें से बोनस शेयर इशू नहीं हो सकते हैं। बोनस शेयर उसमें से इशू नहीं हो सकते जो रिजर्व्स क्रिएट करे हैं फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट। अब किन किन कंडीशन में रजिस्ट्रार के पास नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को? अगर कंपनी इसके शेयर कैपिटल्स को ऑल्टर कर रही है, या फिर इंक्रीज हो रहा है ऑथराइज कैपिटल में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करके, या फिर कोई भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है, तब विद इन 30 days ऑफ सच ऑल्ट्रेशन रजिस्ट्रार के पास उसका नोटिस पहुंच जाना चाहिए। अब ये क्या होता है? सेक्शन 68 बात करता है बाय बैक शेयर्स की। अब बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है कि कंपनी अपनी खुद की सिक्योरिटीज़ परचेज कर रही है। तो ये कंपनी क्यों करती है? टू ब्रिंग डाउन द नंबर ऑफ शेयर्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, मतलब खुद के ही शेयर्स परचेज करके नंबर ऑफ शेयर्स को कम कर देना जो कि मार्केट में अवेलेबल है। तो ये शेयर का फंड कहाँ से लाएगी कंपनी? उसके फ्री रिजर्व्स में से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से, या प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अब ये इसका मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। जो भी फ्री रिजर्व्स होते हैं ना, वो प्रॉफिट और रिटेन्ड प्रॉफिट होता है कंपनी का, जो कि अभी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या होता है? जहाँ जो शेयर्स होता है उनका प्रीमियम आता है। अगर शेयर अपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा पे सेल हुआ है तो उसका प्रीमियम कहाँ आएगा? तो उसे प्रीमियम पे सेल होना बोलते हैं, उसका प्रीमियम आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। और जो कि प्रोसीड्स हैं ऑफ इशू ऑफ शेयर्स उसमें से भी परचेज कर सकता है। अब बाय बैक शुड बी ऑथराइज बाय एओए, तभी बाय बैक हो सकता है शेयर्स का।
एंड स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास होगा और कंपनी ऑथराइज करेगी तभी हो सकता है। अब इसमें एज सच और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। अब बायबैक कंपनी कब नहीं कर सकता? अपनी सब्सिडरी कंपनी से नहीं कर सकता, कोई और कंपनी बना के या थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज नहीं कर सकता। या अगर उसने कोई एनुअल रिटर्न करने में डिफ़ॉल्ट कर दिया हो या बहुत टाइम से एनुअल रिटर्न नहीं भरा हो तब भी वो बायबैक नहीं कर सकता। या फिर उसके एनुअल रिटर्न में अकाउंट्स जो हैं, मतलब जो भी स्टेटमेंट्स है वो ट्रू और फेयर नहीं है, तब भी वो नहीं कर सकता। अगर उसने डिविडेंड नहीं दिया है 30 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन तक, तो तब भी वो बायबैक नहीं कर सकता। या वो सही से बैलेंस शीट नहीं बना रहा हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहा हो, अपने अकाउंट्स अच्छे से नहीं रख रहा हो, तब भी वो बायबैक नहीं कर सकता। इंटरेस्ट वगैरह लोन पे नहीं किया हो, लोन पे नहीं किया हो, तब भी बायबैक नहीं कर सकता। अगर ये डिफ़ॉल्ट में 3 साल से ज़्यादा हो गया है तब वो बायबैक कर सकता है। देन सेक्शन 71 डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स क्या होता है? डिबेंचर्स एक्चुअली डेट होते हैं कंपनी के। तो कंपनी अगर डिबेंचर्स इशू करती है तो वो लॉन्ग टर्म डेट क्रिएट कर रही है अपने लिए। तो जो भी डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो एक टाइप के क्रेडिटर्स होते हैं। जो हमने पढ़ा था, इक्विटी होल्डर्स जो भी होते हैं वो ओनर्स होते हैं, बट डिबेंचर होल्डर्स ओनर्स नहीं होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। जो कि वोटिंग राइट होता है रेजोल्यूशन में, वो डिबेंचर होल्डर्स के पास बिल्कुल भी नहीं होता है वोटिंग राइट। अब कंपनी कन्वर्टेबल क्लॉज 1 ही बोल रहा है कि कंपनी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है, विच आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स होली या पार्टली। तो ये ऑप्शन उसके एओए में ऑलरेडी रिटर्न होना चाहिए, उसका एओए ऑथराइज करना चाहिए तभी करेगा। तो ये जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है ना, ये कंपनी कब इशू कर सकती है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा के इन द जनरल मीटिंग, उसके बाद ही हो सकता है। वोटिंग राइट बिल्कुल भी नहीं होते हैं जो डिबेंचर्स होल्डर होते हैं उनको। अब एक होता है सिक्योर डिबेंचर्स और एक होता है अनसिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर क्या होता है कि ये डिबेंचर होल्डर का जो लोन है ना, इसका जो डेट है वो उसका पे होगा, उसको पे ऑफ करेंगे कैसे? भले ही कंपनी के असेट्स बेचने पड़े, बट इसका पे ऑफ करना ज़रूरी होता है। तो ये सिक्योर्ड होते हैं किसी असेट से। जैसे सिक्योर्ड लोन होता है, सिक्योर्ड लोन की सुना होगा आपने, जो कंपनी देता है, बैंक प्रोवाइड करते हैं सिक्योर्ड लोन, कि घर मॉर्टगेज कर दिया तो वो सिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड मतलब कोलेटरल फ्री, कि कुछ भी बेचा बाची करके हम आपसे पैसे नहीं निकलवाएंगे। वैसे ही अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं, कि कोलेटरल फ्री बोल सकते हैं इसे। अब कंपनी अगर कोई डिबेंचर इशू कर रही है ना, तो उसे क्रिएट करना पड़ेगा एक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। इसमें क्या होगा? इसमें जो भी कंपनी के प्रॉफिट होंगे उनका कुछ पार्ट, प्रॉफिट का कुछ पार्ट इसमें आएगा इन अकाउंट्स में फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। जो वो पार्ट है जो कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए, उसका कुछ पार्ट इधर भी आएगा डिबेंचर रिजर्व रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में। एंड इसका जो भी अमाउंट होगा, इट शैल नॉट बी यूटिलाइज बाय कंपनी। कंपनी उसे यूटिलाइज नहीं कर सकता एक्सेप्ट जब डिबेंचर रिडीम हो रहे हों, तो तभी उसका यूज़ होगा, नहीं तो उस अमाउंट को हाथ भी नहीं लगा सकती कंपनी। जब डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं डिबेंचर होल्डर्स तभी होता है। एक अब डिबेंचर्स के भी टाइप होते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर और इनसिक्योर्ड तो हमने पढ़ लिया। एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर्स, एक होता है इररिडीमेबल डिबेंचर्स, एक होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, एक होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो कन्वर्टेबल हमने पढ़ लिया है कि होली या पार्टली शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या हैं? जो कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं शेयर्स में, होली या पार्टली। ठीक है। अब रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? जो कि कुछ टाइम बाद, हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद रिडीम हो जाए। मतलब जो भी डिबेंचर्स होल्डर है वो उसे रिडीम कर सकते हैं, पैसे निकलवा सकते हैं। जो इररिडीमेबल होते हैं डिबेंचर्स, वो क्या होते हैं? जो
एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी तभी रिडीम हो पाएंगे, नहीं तो रिडीम नहीं होंगे। अब अगर डिबेंचर ट्रस्टी है ऑलरेडी और डिबेंचर्स इशू कर चुकी है कंपनी, तभी वो 500 से ज़्यादा इशू करेगी डिबेंचर्स, नहीं तो वो नहीं करेगी। अब डिबेंचर ट्रस्टी कौन होगा? जो कि इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा डिबेंचर होल्डर का और उनके ग्रीवियंसेस जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करेगा। अब सेक्शन 73 क्या बोल रहा है? प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ये प्रोहिबिशन पब्लिक पे तब अप्लाई नहीं होगा अगर इस एक्ट की प्रोविजंस कंप्लाई नहीं होंगे, तब कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इट मीन्स इस एक्ट की जो भी प्रोविजंस हैं वो अप्लाई करके, उनका कंप्लायंस करके ही कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है। बट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू बैंकिंग कंपनीज। मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट करती है ना इसे रेगुलेट, या फिर नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पब्लिक से लेना थोड़ी ना हो गया, वो तो बैंक इंस्टीट्यूट से लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। तो ये चीज़ इस बैंकिंग रेगुलेशन से अगर कोई कंपनी लोन उठा रही है या नॉन बैंकिंग एनबीएफसी से उठा रही है, तो ये चीज़ उस पर अप्लाई नहीं होगी। आप कोई भी कंपनी अगर पब्लिक के लिए डिपॉजिट्स उठाने के लिए, पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने के लिए अगर कब कर सकती है, तो रेजोल्यूशन पास करके, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास करके उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो डिस्कस होंगे कि अगर एक्सेप्ट करना है डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, कैसे रीपेमेंट होगा डिपॉजिट का, क्या क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, तो वो सब ऑलरेडी डिसाइड रहेगा। तो अगर किसी कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है उसके मेंबर से, देन इट शैल बी रिपेड विद इंटरेस्ट। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है अग्रीमेंट के उनके, तो उस हिसाब से उनको रीपेमेंट करना पड़ेगा। और अगर वो रीपे नहीं कर पाता है कंपनी, देन द पर्सन कैन अप्रोच ट्राइब्यूनल and tribunal can give any order for the repayment of money and award the compensation for the damage suffered by the person। और अगर रीपेमेंट नहीं हुआ है डिपॉजिट्स का, तो विद इन 3 मंथ्स उसे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को कि रीपेमेंट नहीं हुआ है, तब उस पर एक्शन लिया जाएगा। देन मूविंग फॉरवर्ड, so this section is also not very important, this chapter, and moving forward, इस चैप्टर में से भी, चैप्टर 7 में से भी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं मोस्टली। एक सेकेंड, चैप्टर 7 इसका सेक्शन, अब सेक्शन 92 बोलता है कि हर कंपनी को एनुअल रिटर्न बनाना चाहिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। और उसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स लिखने चाहिए, ये पर्टिकुलर्स हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी क्या है, शेयर्स कितने हैं, डिबेंचर्स कितने हैं, उसकी होल्डिंग कितनी है, सब्सिडरी कंपनी अगर कोई है तो, या एसोसिएट कंपनी कोई है तो, मेंबर्स कितने हैं, डिबेंचर्स होल्डर्स, इन सब के बारे में, प्रमोटर्स की मैनेजर पर्सन्स, मीटिंग कब कब हुई थी, देन रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, पेनल्टीज, पनिशमेंट जो कि कंपनी पे इम्पोज हुई है। अब ये एनुअल रिटर्न बनाएगी और इसकी एक कॉपी कंपनी की वेबसाइट पे अपलोड होगी इस एनुअल रिटर्न की। अब अगर 1 पर्सन कंपनी है तो उसमें ये सब में तो डायरेक्टर्स का साइन होगा, अगर प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है। बट अगर 1 पर्सन कंपनी है तो उसमें या तो कंपनी सेक्रेटरी का साइन होगा या फिर जो कि डायरेक्टर है उसका साइन होगा। सेम गोज फॉर अदर कंपनीज। अब जो भी एनुअल रिटर्न बनेगा तो उसमें कंपनी सेक्रेटरी जो है वो सर्टिफाई करेगा, एक डिक्लेरेशन देगा कि जो कि एनुअल रिटर्न है उसमें जो भी फैक्ट्स लिखे हुए हैं वो करेक्ट और एडुकेट लिखे हुए हैं, कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही है कंपनी, जो
दी ट्रू फैक्ट्स हैं वो ही लिखे हुए हैं, और जो भी एक्सट्रैक्ट है एनुअल रिपोर्ट का वो पार्ट होगा बोर्ड्स रिपोर्ट का। अब ये जो कॉपी है ना, एक तो वेबसाइट पे जाएगी कंपनी के, और एक कॉपी विद इन 60 डेज ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग के 60 डेज, विद इन 60 डेज किसके पास जाएगी? रजिस्ट्रार के पास जाएगी। और अगर इस सेक्शन का कंप्लायंस नहीं हुआ देन लाइबिलिटी इम्पोज हो सकती है इस पे कंपनी पे ऑफ 10,000 रुपीज़ एंड 100 फॉर ईच डे अप टू 2 लाख रुपीज़। और किसी भी ऑफिसर पे, अगर ऑफिसर की गलती से अगर हुआ है तो उस पर 50,000 रुपीज़ ऑफिसर पे, मेंबर पे कंपनी के। देन डायरेक्टली कमिंग टू सेक्शन 96 एनुअल जनरल मीटिंग। अब हर कंपनी को अदर देन 1% कंपनी अपने फाइनेंशियल ईयर में एक एनुअल जनरल मीटिंग रखनी होती है। और ये एनुअल जनरल कंपनी की 2 एनुअल जनरल मीटिंग में 15 मंथ से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर इस साल की एनुअल जनरल मीटिंग मेरी हुई है अप्रैल में, तो नेक्स्ट ईयर के मुझे जुलाई से पहले पहले एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी। 15 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए 2 एनुअल जनरल मीटिंग में। अब अगर किसी की फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है, कोई अभी अभी कंपनी क्रिएट हुई है, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी क्रिएट हुई है नवंबर में, तो मेरी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब होगी? फाइनेंशियल ईयर के विद इन 9 मंथ्स में। ये प्रोविज़ो क्या बोल रहा है? फर्स्ट प्रोविज़ो कि अगर मेरी कंपनी 2025 के नवंबर में क्रिएट हुई है, देन मेरी एनुअल जनरल मीटिंग होगी 2026 के फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 1 अप्रैल से लेके 9 मंथ्स तक कभी भी कर सकती हूँ मैं एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगी दिसंबर तक। तो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में नहीं अगर हुई है तो वो ज़रूरी नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं है कि आप जब इनकॉर्पोरेट हुई है तभी जनरल मीटिंग करनी है, ऐसा नहीं है। आप नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में विद इन 9 मंथ्स। और कोई भी सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तो 9 मंथ्स के अंदर होनी चाहिए, बट कोई भी सब्सिक्वेंट होगी अदर देन फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तो विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी के विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब रजिस्ट्रार ये टाइम इंक्रीज कर सकता है एनुअल जनरल मीटिंग का, बट इट शुड नॉट एक्सीड 3 मंथ्स। अब जो भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी 9 बजे से 6 PM के बीच में होनी चाहिए, शाम के 6 बजे के और सुबह के 9 बजे के बीच में हेल्ड होनी चाहिए। नेशनल हॉलीडेज पे नहीं होनी चाहिए, वर्किंग डेज पे होनी चाहिए। और कंपनी के जो भी या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में होनी चाहिए या उसी सिटी या टाउन में होनी चाहिए, कोई भी और जगह पे। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो मेंबर्स के कंसेंट से कहीं भी हो सकती है, एनी प्लेस इन इंडिया। अब सेक्शन 97 क्या बोल रहा है कि पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एनुअल जनरल मीटिंग। अगर एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हेल्ड हुई है, डिफ़ॉल्ट एनुअल जनरल मीटिंग है, कंडक्टिंग एनुअल जनरल मीटिंग, तो ट्रिब्यूनल के पास अगर किसी ने एप्लीकेशन दी है कि एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुई है कंडक्ट, तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है? डायरेक्ट कर सकता है फॉर कॉलिंग ऑफ एन एनुअल जनरल मीटिंग। तो फिर एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी को कंडक्ट करानी ही पड़ेगी। अब 2 टाइप्स की मीटिंग होती है, एक टाइप तो हमने पढ़ लिया एनुअल जनरल मीटिंग, और दूसरी होती है सेक्शन 100 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हर साल कंडक्ट कराना ज़रूरी नहीं होता है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही बोर्ड को अगर लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या स्पेशल सर्कमस्टांसेस है तभी कंडक्ट होती है।
तो इट कैन बी कॉल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर कोई भी एलिजिबल मेंबर ऑफ बोर्ड है वो बुला सकता है। अब बोर्ड को कौन कौन रिक्वेस्ट कर सकता है एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करने के लिए? अगर शेयर कंपनी का शेयर कैपिटल इशू किया हुआ है कंपनी ने, देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स हु शैल होल्ड 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, जिसने कंपनी के 1/10 पेड अप कैपिटल, जितने मेंबर्स ने 1/10 ऑफ द कंपनी का पेड अप कैपिटल सब्सक्राइब किया होगा। अगर कंपनी के शेयर कैपिटल नहीं है तो सच नंबर ऑफ मेंबर्स जिनके पास टोटल वोटिंग पावर है 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। अब सब लोग ये साइन करके, ये जो भी मेंबर्स हैं लिखे हुए, ये सब लोग साइन करके रजिस्टर्ड कंपनी के रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेजेंगे फॉर द रिक्वेस्ट टू कंडक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एंड अगर बोर्ड को कब कंडक्ट करनी, विद इन 20 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ सच रिक्वेस्ट, बोर्ड मेंबर्स को मीटिंग बुलानी पड़ेगी, नॉट लेटर देन 45 days, मतलब 45 days के अंदर अंदर मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेजिशन, रिसिप्ट ऑफ सच रिक्वेजिशन। जब उसने उसको रिक्वेस्ट रिसीव हुई बोर्ड को, उसके विद इन 45 days उन्हें कंडक्ट करवानी पड़ेगी मीटिंग। अगर वो कंडक्ट नहीं कराते हैं तो विद इन 3 months जो जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है वो लोग खुद कंडक्ट कर सकते हैं मीटिंग। देन मूविंग अहेड, नोटिस ऑफ मीटिंग। जनरल मीटिंग कब बुला सकते हैं? 21 days का नोटिस दे के बुला सकते हैं। अगर सेक्शन 8 कंपनी है, चैरिटेबल पर्पज से कोई भी कंपनी बनी है, उसके 14 days का नोटिस दे के जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। नोटिस में क्या स्पेसिफाइड होना चाहिए? प्लेस, डेट, टाइम कि कब मीटिंग हेल्ड होगी, और ये नोटिस एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी के पास पहुंचना चाहिए। अगर कोई डिसीज मेंबर है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास पहुंचना चाहिए, ऑडिटर के पास पहुंचना चाहिए, और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के पास पहुंचना चाहिए। या फिर अगर कोई इंसॉल्वेंट मेंबर है, उसके जो भी असाइनी है उसके पास पहुंचना चाहिए। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ऑडिटर, डायरेक्टर। अगर कोई जना छूट जाता है, then it shall not invalidate the proceedings of meeting. Then directly coming to section 103, quorum of meeting, quorum for meeting। मीटिंग्स का कोरम मतलब कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स एक्चुअली प्रेजेंट होने चाहिए एट द टाइम ऑफ मीटिंग। तो अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो, और उसके मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स 1000 है तो 5 जने प्रेजेंट होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ मेंबर्स 1000 से 5000 के बीच में है तो 15 मेंबर्स होने चाहिए। या अगर नंबर ऑफ मेंबर्स एक्सीडिंग 5000 है तो 30 मेंबर्स होने चाहिए। और इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। अगर विद इन हाफ एन आवर वो नहीं आए मेंबर्स मीटिंग के टाइम पे, तो वो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी और नेक्स्ट वीक के सेम डेट, टाइम, प्लेस पे वो मीटिंग हेल्ड की जाएगी। अगर उस एडजर्न मीटिंग में भी नहीं प्रेजेंट हुए विद इन हाफ एन आवर, तो जो भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे वही कोरम ऑफ मीटिंग होगा और उनके साथ ही मीटिंग हो जाएगी। नाउ वील कवर अदर sections in the next class. In the coming video I'll cover all the other sections. So till then, take care, goodbye.